नमस्कार। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ 1 गिल्लू पढ़ेंगे। गिल्लू पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत समय निरंतर बीतता गया। 1929 का समय आया जब महादेवी वर्मा ने विचार किया कि उन्हें बौद्ध दीक्षा लेनी चाहिए और भिक्षुणी बन जाना चाहिए, अर्थात वे भिक्षुणी बनना चाहती थी। लेकिन उसी समय पर उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और उन्होंने ये अपना विचार त्याग दिया और महात्मा गांधी से प्रेरणा प्राप्त कर वे समाज सेविका बन गई। उसके उपरांत उन्होंने संस्कृत से एमए किया और एक विद्यालय की स्थापना की, जिसकी वे प्राचार्य रही। हिंदी साहित्य जगत में महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। साहित्य जगत के अंतर्गत उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए और उनकी कई रचनाएं विभिन्न प्रकार से हमेशा प्रकाशित होती रहीं और प्रसिद्ध होती रहीं। हिंदी जगत के अंतर्गत उनका योगदान अतुलनीय है। उनकी विभिन्न प्रकार की रचनाओं में से एक रचना यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, जिसका नाम गिल्लू है। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी और आज उस लघु प्राण की खोज है, परंतु वह तो अब तक सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले में चारों ओर चोंचों से छुआछुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह कागभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित और अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काऊ काऊ करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। महादेवी वर्मा ने यहाँ पर गिल्लू के संदर्भ में या इस पाठ के संदर्भ में स्पष्ट किया है कि एक सोन जूही की पीली कली लगी हुई है। यह एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं। इस पीली कली को देखकर उन्हें एक छोटे से जीव का स्मरण होता है, अर्थात उसकी याद आती है जब वह बहुत सघन लताओं के अंतर्गत, घनी लताओं के अंतर्गत छिपकर बैठता था और जैसे ही लेखिका वहां पहुंचती थी वह उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका दिया करता था। और उस समय पर और इस समय पर 2 परिस्थितियां लेखिका ने विशेष रूप से बताई है कि उस समय पर जब गिल्लू ऐसा करता था तब वह सोन जूही की कली खोजती थी, लेकिन आज वहाँ सोन जूही की कली है, लेकिन वह उस लघु प्राण अर्थात गिल्लू को यहाँ पर खोज रही है। उसकी स्मृति में उन्हें याद आया कि अब तो वह कब का मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुका होगा और हो सकता है कि पीले रंग की कली के रूप में वह उन्हें चौंकाने के लिए फिर से आ जाए। और गिल्लू की स्मृति को याद या उसकी याद को आगे बढ़ाते हुए लेखिका ने लिखा है कि एक दिन वह अपने कमरे में से बरामदे में आई और वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ जो है कौवे अपने चोंच से छुआछुअल अर्थात छुए इत्यादि का खेल खेल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत लेखिका का ध्यान इन कौवों ने आकर्षित किया और जब लेखिका का ध्यान आकर्षित हुआ तो उसने गौर किया कि यहाँ
चूहा चूल का खेल नहीं, और कुछ मांजरा भी है। तो वह कुछ और मांजरा क्या है उसके संदर्भ में लेखिका आगे बताएगी। अभी उन्होंने कहा है कि यहाँ जो कौवे थे उन कौवों को देखकर लेखिका को याद आया कि यह जो कौवे हैं यह क्रकश बोलते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब हमारे पुरखे भोजन ग्रहण करने के रूप में आते हैं तो हमारे द्वारा अर्थात हिंदू संस्कृति में श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत कौवों को भोजन कराया जाता है पितृ के निमित्त, अर्थात पुरखे यह भोजन करने आते हैं, इसीलिए यह काग अर्थात कौवों को खिलाया जाता है। लेखिका ने कहा कि ऐसी क्या बात थी कि हमारे पुरखे किसी और रूप में नहीं आ सकते थे, ना मोर के रूप में आ सकते थे, ना हंस के रूप में आ सकते थे, ना गरुड़ के रूप में आ सकते थे। यह सभी किसी ना किसी देवी देवताओं के वाहन पक्षी हैं, लेकिन वह इन किसी रूप में नहीं आ सकते थे, वे काग के रूप में आ सकते थे, इसलिए वे भोजन प्राप्त करने के लिए काग के रूप में आते हैं। दूसरा, कौवों की आवाज़ इतनी कर्कश होती है, उन्हें कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी भारतीय मान्यताओं के अनुसार जब घर के आंगन में या मुंडेर पर बैठकर कौवा अपनी काऊ काऊ की आवाज़ में जोर जोर से बोलता है तो यह माना जाता है कि वह अतिथि आने वाले हैं, अर्थात वह उनके प्रियजनों के आने की सूचना भी देते हैं। तो इस प्रकार से आदर और अनादर, सम्मानित और असम्मानित दोनों पक्ष के रूप में यहाँ पर कौवों को लेखिका ने प्रस्तुत किया है और बताया है कि यह जो है अवमानना के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मेरे काग पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अथवा निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद में यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसा ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके संदिग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार की खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू घर में रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब उसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहा जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को
जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। अनावश्यक और आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। लेखिका ने पाठ के अंतर्गत आगे बताया है कि किस प्रकार से इस काक पुराण में व्यवधान उत्पन्न हुआ और उसने देखा कि गमले के समीप में एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा निश्चेत सा पड़ा हुआ है। कौवे उसमें अपना आहार खोज रहे थे, उसे अपना भोजन समझ रहे थे, इसीलिए वह उसके द्वारा चोंच से उस पर वार किया गया था, जिससे वह घायल हो गया था। सभी लोगों ने कहा वह बच नहीं पाएगा, लेकिन महादेवी वर्मा ने फिर भी उसे उठा लिया। विभिन्न प्रकार से उसका उपचार किया। रुई से रक्त से किसी भी प्रकार की जिस प्रकार की विभिन्न पशुओं की प्रवृत्ति के आधार पर उनके घायल अवस्था में जो उपचार दिया जाता था वह महादेवी वर्मा जानती थी, क्योंकि महादेवी वर्मा पशु प्रेमी थी और उन्होंने अपने घर में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पाल रखे थे। इसीलिए गिलहरी के बच्चे का उपचार उन्होंने किया। रुई से रक्त पोंछा, पेनिसिलिन का मलहम लगाया और उसे दूध भी पिलाया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। बाद में जैसे तैसे वह मुश्किल से गिल्लू को पानी पिला पाई। 3 दिन में गिल्लू विभिन्न प्रकार की इन घायल अवस्थाओं का परित्याग कर आगे की और स्वस्थ होकर बढ़ने लगा। तब ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत लेखिका ने उसे अपने समीप रखा, उसका विभिन्न प्रकार से पालन पोषण किया और इसी आत्मीयता के कारण उन्होंने इस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रख दिया, अर्थात वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो चुका था और वह स्वस्थ हो चुका था। इसके लिए उसकी आंखें चमकदार हो गई थी, पूंछ झब्बेदार हो गई थी, उसके शरीर पर रोए आ चुके थे, अर्थात वह सुंदर दिखाई देने लगा था और पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देने लगा था। लेखिका ने कहा है कि लगभग 2 वर्ष गिल्लू उनके साथ में उनके घर में रहा और इन 2 वर्षों के बीच में उसने जो है उनके घर की विभिन्न गतिविधियों को संपादित किया, जिसका जिक्र लेखिका ने यहाँ पर किया है कि वह कमरे से बाहर भीतर जो है खिड़की के बाहर भीतर के क्रियाकलापों को हमेशा देखता समझता रहता था और जिस प्रकार की क्रिया वह करता था उसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित होते थे कि गिल्लू कितनी समझदारी से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करता था। लेकिन वह लेखिका का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता था, इसीलिए जब वे लेखन कार्य के लिए बैठती थी तो वो पर्दे पर चढ़ जाता था और बार बार पर्दे पर चढ़ता उतरता रहता था। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वह चाहता था कि लेखिका उस पर ध्यान दे और वह इस प्रक्रिया को तब तक के दोहराता था जब तक लेखिका स्वयं उठकर उसे एक कागज के लिफाफे में अपने टेबल पर न रख ले। अपनी टेबल पर लिफाफे में सीधा रखकर लेखिका लेखन कार्य करती थी। गिल्लू ऐसी अवस्था के अंतर्गत लिफाफे में बंद रहता था, उसके दोनों पंजे बाहर की ओर रहते थे, मुख बाहर की ओर रहता था और वह सीधा खड़ा रहता था लिफाफे के अंतर्गत यथास्थिति। जब उसे भूख लगी होती थी तो वह चिक चिक की आवाज़ से लेखिका को बताता भी था, संदेश भी देता था कि उसे भूख लगी है, तो लेखिका उसे काजू या बिस्किट खाने को देती थी। अब इस अवस्था तक के लेखिका और गिल्लू के बीच बहुत आत्मीय संबंध हो गया था। लेकिन जब बसंत ऋतु आई और बसंत ऋतु के अंतर्गत प्रकृति ने जो परिवर्तन अपने आप में किया, उससे लेखिका के घर में भी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आसपास का जो वातावरण था उसका प्रभाव पड़ा। नीम इत्यादियों की नीमोली इत्यादि की खुशबू गंध उसे कमरे तक के आने लगी और इन पेड़ों पर जो रहने वाली गिलहरियां हैं वह खिड़की के बाहर आकर चिक चिक करती रहती थी, बोलती रहती थी। वे क्या बोलती थी लेखिका को कभी समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना समझ में आया कि जरूर वे गिल्लू से कुछ कहती होंगी और इसीलिए उन्होंने विचार किया कि गिल्लू को अब मुक्त कर देना चाहिए। आत्मीय संबंध हो जाने के बाद में भी उन्होंने गिल्लू को मुक्त करने के लिए खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया।
वह खिड़की जहाँ उन्होंने पहले उसके लिए झूला बना दिया था और एक छोटी सी डलिया में उसके लिए रुई बिछाकर झूला तैयार किया था। गिल्लू उसी में चढ़ता उतरता रहता था और झूला झूलता रहता था। अब उस खिड़की का कोना लेखिका ने खोल दिया ताकि वह बाहर जा सके। उनकी उम्मीद के मुताबिक गिल्लू बाहर भी गया, लेकिन उन्होंने देखा कि चूँकि उनका घर उनकी अनुपस्थिति में पूरे समय पर बंद रहता था और जब वे सुबह जाने के उपरांत शाम को घर लौटी तो गिल्लू इसी खिड़की के रास्ते से पुनः लेखिका के पास में आ गया और फिर उसका वही क्रम आ गया कि वह फिर उनके सिर से पैर और सिर से पैर और पैर से सिर की ओर पर्दे पर चढ़ उतर कर क्रियाकलाप करने लगा। अब वह उसका नित्य का अर्थात रोज का काम हो गया था कि लेखिका जब घर से बाहर जाती थी तो गिल्लू भी बाहर अन्य गिलहरियों के पास में चला जाता था और लेखिका जैसे ही घर आती थी वह भी पुनः लौट आता था। देखते हैं आगे लेखिका क्या कहती हैं। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें से अपवाद था। मैं जैसे ही खाने की मेज पर पहुंचती थी वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज के ऊपर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। इस बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। लेखिका ने आगे बताया कि नित्य का क्रम हो गया था। गिल्लू रोज बाहर जाता था, पुनः उसके आने पर वापस आ जाता था। दिन भर वह गिलहरियों के झुंड का नेता बना घूमता रहता था और उसके अंतर्गत लेखिका को चौंकाने की चाहत थी। वह यदा कदा या तो सोन जूही की डालों में से या पर्दे की चुन्नट इत्यादियों में से लेखिका को हमेशा चौंकाता रहता था। लेखिका ने कहा है कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी, मैंने पहले भी कहा कि वे पशु पक्षी प्रिय थी। उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षी अपने घर में पाल रखे थे, उनमें से एक गिल्लू भी था। लेकिन वे कहती हैं कि मुझे ऐसा याद नहीं आता है कि जितने भी पशु पक्षी मैंने उनके अपने घर में पाल रखे थे उनमें से किसी की ऐसी हिम्मत हुई हो कि उन्होंने उनकी थाली में भोजन करने का साहस किया हुआ है। गिल्लू को छोड़कर जब लेखिका खाने की मेज़ पर पहुंचती थी तो गिल्लू जहाँ कहीं होता था दौड़कर मेज तक के पहुंच जाता था और फिर वह उनकी थाली में बैठ जाना चाहता था। लेखिका ने उसको बमुश्किल थाली के बाहर बैठना सिखाया। गिल्लू जब थाली के बाहर बैठना सीख गया तो उसने बहुत सफाई से लेखिका की थाली से एक एक दाना चुनकर खाना सीख लिया और वह बहुत सभ्य तरीके से मेज पर बैठकर लेखिका के साथ में खाना खाता था। लेखिका ने आगे गिल्लू के बारे में बताया है कि इसी बीच एक एक्सीडेंट के अंतर्गत, एक दुर्घटना के अंतर्गत लेखिका घर से दूर अस्पताल में रही। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उनके घर में उन्होंने अपने परिजनों और स्वजनों के माध्यम से उनके अर्थात पशु पक्षियों की भोजन की व्यवस्था की और अपने स्वजनों को यहाँ अपने घर में इन पशु पक्षियों को भोजन इत्यादि देने के लिए भेजना प्रारंभ किया। जो भी कोई आता था गिल्लू बहुत
उम्मीद से यह चाहता था कि लेखिका आएगी, इसीलिए वह दौड़कर पहुंच जाता था। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता था और अन्य कोई व्यक्ति उसे दिखाई देता था, तो वह पुनः दौड़कर अपने झूले पर पहुंच जाता था। लेखिका अपने इन स्वजनों से गिल्लू को काजू दिलवाती थी, क्योंकि काजू उसका मुख्य रूप से प्रिय भोजन था। वो काजू ना होने पर वह कई दिनों तक के खाता नहीं था, और जो उसे खाने को मिलता था वह झूले से नीचे फेंक दिया करता था, जिसका तात्पर्य यह था कि वह बताना चाहता था कि काजू उसे प्रिय है, वह काजू ही खाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत लेखिका जब अस्पताल से वापस आई और उन्होंने बाद में गिल्लू के झूले की सफाई की, तो उन्होंने देखा कि गिल्लू के झूले में काजू भरे हुए हैं, अर्थात उनकी अनुपस्थिति में गिल्लू ने इन काजुओं को ठीक से नहीं खाया, इसलिए काफ़ी मात्रा में उसके झूले में रखे हुए थे। लेखिका ने आगे कहा कि वह इस अवस्था में जब अस्पताल से आई तो गिल्लू उनके तकिए के यहाँ उनके सिरहाने पर बैठ जाया करता था और अपने छोटे छोटे पंजों से उनके बालों को सहलाता था, और जब वह उन बालों को सहलाते हुए दूर हटता था तो लेखिका ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई परिचारिका अर्थात उनकी कोई सेविका उनके सिर को सहला रही थी, और अब वह वहाँ से हट गई है, अर्थात वह उसे मानवीय रूप में ही अभिव्यक्त कर रही है। लेखिका आगे कहती हैं कि गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वासंती दिन जूही के पिताम्ब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। आगे लेखिका ने कहा है कि जब गर्मियों के दिन होते थे और वह गर्मियों के दिन में अपना काम दोपहर में करती रहती थी, तो उस समय पर गिल्लू बाहर नहीं जाता था और ना ही वह अपने झूले में बैठता था। लेखिका के पास रहने का और गर्मी से बचने का उसने एक अच्छा उपाय निकाला था, और वह अच्छा उपाय था लेखिका की सुराही जो उसके पास में रखी रहती थी। सुराही एक मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। इस सुराही पर गिल्लू लेट जाया करता था और चूंकि वह मिट्टी का पात्र होता है, उसके अंदर पानी भरा रहता है, तो वह बहुत अधिक ठंडक रहती है, तो ऐसे वह लेखिका के समीप भी रहता था और उसे ठंडक भी प्राप्त होती रहती थी। लेखिका ने आगे कहा है कि जो गिलहरियों का जीवन है वह 2 वर्ष का होता है, अर्थात गिलहरियों की आयु मात्र 2 वर्ष होती है और यह समय अवधि समाप्त होने का समय आ चुका था, अर्थात गिल्लू की जीवन यात्रा समाप्त होने वाली थी। जिस दिन उसकी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली थी उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, ना वह बाहर गया, और रात के समय अर्थात जब उसकी मृत्यु के क्षण समीप आए, पास आए, तब गिल्लू को मृत्यु की जो यातना हुई उस यातना में गिल्लू नीचे झूले से उतरकर लेखिका के पास बिस्तर पर आया और उसने अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ ली। लेखिका को महसूस हुआ कि वह अपनी उस उंगली से उसी प्रकार से चिपट गया था जब बचपन में उसी की मरणासन स्थिति थी। वह बहुत अधिक घायल अवस्था में था और मृत्यु के समीप था, और उसने लेखिका की
उंगली पकड़ी थी और उसे पुनः नवीन जीवन प्राप्त हो गया था। शायद इसी आशा के साथ में गिल्लू ने लेखिका की उंगली को थामा होगा। इतने ठंडे पंजे को देखकर महसूस कर कर लेखिका ने उठकर हीटर जलाया। गिल्लू को विभिन्न प्रकार से गर्मी देने का प्रयास किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरण आते आते अर्थात सूर्य उदय होने के साथ में ही गिल्लू इस जीवन को त्याग कर किसी अन्य जीवन में जागने के लिए चला गया, अर्थात वह मृत्यु की शरण में पहुंच गया। तब लेखिका ने उसका झूला उतार कर रख दिया। खिड़की की जाली भी पहले की तरह पुनः बंद कर दी गई। खिड़की की दूसरी ओर जो अन्य गिलहरियां पेड़ पर थीं, वे नई पीढ़ियों के साथ में आकर चिक चिक करने लगी और नया वसंत भी आया। सोन जूही की कलियां फिर से खिली, लेकिन अब गिल्लू नहीं था। लेखिका ने सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई और उस स्थान पर लेखिका का उद्देश्य समाधि बनाने का यही था कि उसको अर्थात गिल्लू को सोन जूही की जो लता है वह बहुत अधिक पसंद थी। उसी लता पर बैठकर वह वहाँ से लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंकाया करता था। दूसरा कारण लेखिका ने यह भी माना है कि हो सकता था, अर्थात उसका अपना विचार था, उसे ऐसी आशा थी कि समाधि के उपरांत हो सकता था कि किसी दिन वह सोन जूही के फूल में अर्थात उसके पीलेपन में कहीं से इस सोन जूही की लता से पीले फूल के रूप में आकर उसे चौंका दे। अर्थात लेखिका यहाँ इस स्थल पर गिल्लू को समाधि देने का संतोष प्राप्त कर रही थी, इसी आशा के साथ में कि गिल्लू उन्हें फिर चौंकाने के लिए आएगा। और आज जब इस सोन जूही की लता पर पीले रंग का फूल खिला है तो उन्हें गिल्लू की पुनः याद आ गई है। तो इस प्रकार लेखिका महादेवी वर्मा ने इस पाठ के अंतर्गत गिलहरी के एक छोटे से बच्चे गिल्लू की जीवन यात्रा को बताया है। नमस्कार।